दोस्तों आज अपन मैथमेटिक्स की दुनिया में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है जो कि अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। टोटल मिला के 4 चैप्टर्स हैं जो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर अपने को पढ़ने हैं। दैट विल बी द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद अपन डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर अपन एयूसी एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे, फिर अपन डी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये 4 चैप्टर मिलाकर इंटीग्रल कैलकुलस बनता है। इससे पहले जितनी भी बातें अपन कर रहे थे वो सारी की सारी 12th क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस के बेसिस पे थी। मतलब हम dy by dx को निकालना सीख रहे थे या dy by dx के एप्लीकेशन की बात कर रहे थे या हम dy by dx को ही समझ रहे थे कि क्या क्या कहना चाह रहा है। लेकिन आज हम पहला नींव रखने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस का, जिसका मतलब है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और इसी को अपन समझेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड 3 और चैप्टर्स जो कि मैंने बताया आपको वो रिलेटेड है। तो अगर आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके उन 3 चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, अदरवाइज आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए बात बन जाती है, बहुत इजी चैप्टर है। जैसे डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस हुआ करता था विद्यार्थियों, ठीक उसी प्रकार से इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है। तो दिमाग में फिट कर लो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, प्रोसेस। अरे सर किस चीज का प्रोसेस है ये देखेंगे। तो पहले ये बताओ कि डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस होता था वो उसका काम क्या था। जैसे ये आपके सामने फंक्शन रखा है fx, मैं यहां पे बोल देता हूं फंक्शन क्या है fx, और मेरे को आज इसका डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका? f'(x). आप उससे भी पहले ये बताओ क्या कोई फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं f'(x) से। अब f'(x) भी तो x में फंक्शन है जिसको मैं डैश से रिप्रेजेंट ना बोल के मैं सिर्फ बोल देता हूं gx। क्या बोल देता हूं? gx। तो इस फंक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस लगा होगा, कुछ ना कुछ प्रक्रिया लगी होगी जिससे उसका डेरिवेटिव निकला, और उस प्रोसेस का नाम था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। क्या बात सबको समझ में आई? ठीक उसी तरीके से कि यहां पर अगर मैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा, जैसे मैंने fx को डिफरेंशिएट किया तो मेरे को उसका डेरिवेटिव मिला। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे fx मिल जाएगा, हाँ या ना। तो इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है। तो आपने समझा क्या इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस। आपने समझा क्या कि जैसे डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन पे लगता है तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो यहां पर अपन ने इस फंक्शन का जो कि किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा उस पर अगर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो मेरे को fx मिलेगा। fx का डिफरेंशिएशन f'(x) का इंटीग्रेशन fx। क्या आपको एकदम रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स साइकिल चलता हुआ नजर आ रहा है? बस यही अपन बोलेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, INT से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं, केवल और केवल ये रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। आइए और गहराई से चीजों को समझते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया दोनों ही प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है? डेरिवेटिव, और हमें इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? इंटीग्रल। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे बोला कि dy by dx ऑफ fx, तो भैया आपके मन में आया कि fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या होता है? f'(x). तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी एक फंक्शन ही आएगा जिसको अपन बोलते हैं f'(x). अब ये भी एक फंक्शन है तो उसका नया नाम रख देते हैं क्या? gx। तो सर ने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है। तो अगर मैं f'(x) का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या? fx। क्या मिल जाएगा? fx। इसका मतलब ये है कि f'(x) को अपन थोड़ी सी देर के लिए क्या बोल रहे हैं? gx। तो इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इज इक्वल टू क्या मिला? fx। लेकिन यहां पे प्लस का c भी आएगा, प्लस का c भी आएगा। ये c बोलता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट समझ जाते हैं। ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट नंबर 1, कि हम ये समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। तो कंसेप्ट नंबर 1 यही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। आइए, तो इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर जैसे मैं बोलता हूं कि dy by dx ऑफ fx, तो आपका आंसर आता है f'(x). तो भैया f'(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? fx। इससे ये पता पड़ता है रिवर्स प्रोसेस। ये भी पता पड़ता है कि मैं जिस चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूं वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है। सुनो, मैं किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन है। वो जिसका डिफरेंशिएशन है वही आपका आंसर है। इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का आपको वो आंसर देता है जिसका डिफरेंशिएशन ये खुद लिखा हुआ है। क्या बोला सर ने? इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का आपको वो आंसर देता है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद है। तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका एक अनदर फंक्शन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, हाँ या ना।
तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान रखें, जिस भी फंक्शन को आप कर रहे हैं इंटीग्रेट, वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव है, वो जिसका डेरिवेटिव है बस आपको वही ढूंढना है, क्योंकि वही आपका उस फंक्शन का आंसर है। क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। तो जब भी आपके मन में आए, जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो भैया आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि cos x का इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम्हें रुकना है, तुम्हें सोचना है कि अच्छा cos का डेरिवेटिव sin, ऐसे नहीं, ये सोचो किसका डिफरेंशिएशन, आंसर आपको क्या देगा, ये cos x जो है ये किसी का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, ये जिसका डिफरेंशिएशन है वो आपका आंसर है। वो फंक्शन निकालना है जिसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो फंक्शन कौन है, sin x। तो जिसका भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और वही फंक्शन आपको निकालना है। तो मन में बार बार सोचना है कौन सा फंक्शन रहा होगा वो जिसका डेरिवेटिव ये है, कौन सा फंक्शन रहा होगा वो जिसका डेरिवेटिव ये है। जैसे मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसा कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, तो मन से आवाज निकलेगी tan x, हाँ या ना। लेकिन यहां पे प्लस सी लगाना है, प्लस सी लगाना है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब आपको समझ में आया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव है, और इंटीग्रेशन से आपको वही आंसर मिल रहा है जिसका डेरिवेटिव ये खुद है। अब यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स प्लस का सी, तो इसी बात को समझ जाते हैं कि ये जो gx कहलाता है इसका नाम होता है इंटीग्रेंड। क्या नाम होता है, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड वो चीज होती है जिसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेंड वो चीज होती है जिसको अपन इंटीग्रेट करते हैं। और ये होता है सिंबल, किसका, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। कभी भी जीवन में आपको इंटीग्रेट करना हो तो ये सिंबल लगाए, बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है। जो आंसर अच्छा किसके रेस्पेक्ट में होता है, जैसे डी बाई डी एक्स है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेंड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लिखा हुआ है dx बताता है, ये d के साथ जो x है ये बताता है विद रेस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज बीइंग डन। और जो आपका आंसर आता है वो आपका आंसर क्या है, वही आपका इंटीग्रल है। क्या है, उसको इंटीग्रल बोले, उसको प्रिमिटिव बोले। इस चैप्टर का नाम अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हटा के मैं और कुछ रखना चाहूं तो मैं इसका नाम प्रिमिटिव करूंगा। मैं प्रिमिटिव निकालो, प्रिमिटिव मतलब कि पहले वाला फंक्शन, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है। जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन वो कौन सा फंक्शन रहा होगा, तो पहले वाला फंक्शन, प्रिमिटिव। क्लियर है कि नहीं है। और अपन बोलते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो डेरिवेटिव का उल्टा आंसर देता है, तो ये हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। हाँ या ना। तो जिस भी नाम से पुकारोगे, चाहे इंटीग्रल पुकारो, चाहे प्रिमिटिव पुकारो, चाहे एंटी डेरिवेटिव पुकारो, आपको आंसर हमेशा इंटीग्रल मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये है जीएक्स जिसको बोलता है इंटीग्रेंड, ये उसका सिंबल विद रेस्पेक्ट टू विच इंटीग्रेशन इज बीइंग डन, और आपको आंसर जो मिलता है वो एफ एक्स इंटीग्रल। और ये लिखा हुआ है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है कि नहीं है। बस आइए अब सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सेकंड, ये था फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या कहलाता है, सेकंड फंक्शन में अपन यही, सेकंड कंसेप्ट में अपन यही पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्यों इसकी इतनी इज्जत है। आइए देखें कंसेप्ट टू को समझेंगे। लिखा हुआ है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आइए देखें, जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो तो आपके मन से आवाज आएगी कॉस एक्स, क्योंकि रटा हुआ है। जैसे ही दिमाग में जाता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, आपके मन से आता है कॉस एक्स। अगर मैं तुमसे कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वन, हाँ या ना, क्या साइन एक्स प्लस वन ये पैरेलल कर्व होगा, तो आपके मन में अभी भी क्या आवाज आएगी, कॉस ऑफ एक्स। सोचो हाँ या ना। अगर मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा बताओ, कॉस ऑफ एक्स। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैं sin x को डिफरेंशिएट करूं, या मैं sin x प्लस वन को डिफरेंशिएट करूं, या sin x प्लस टू को डिफरेंशिएट करूं, हर बार आंसर क्या आ रहा है, cos x। तो आपके मन में आ रहा होगा ना, सर cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ sin x नहीं होगा,
करोड़ों करोड़ों होंगे, करोड़ों करोड़ों को लिखने के लिए सी लगाया। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ या ना। जैसे मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तुम क्या बोलोगे 2x। मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तुम लोग का आंसर आएगा 2x। मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तुम्हारा आंसर आना चाहिए तब भी 2x। मैं कहता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100, तुम्हारा आंसर तब भी आएगा क्या 2x। अरे सोचो कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, 2x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो आंसर क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए। नहीं, एक्स स्क्वायर यहां पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए कि एक्स प्लस 2 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100। ये तो मैंने 4 एग्जांपल लिखे, 4 करोड़ एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे। तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा प्लस सी। अब 4 करोड़ क्या, जितने करोड़ बोलो उतने कम है सी के अंदर, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। बस यही आपको ध्यान रखना है। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आप लोग इससे बहुत अच्छा समझ सकते हो कि बताओ मैंने किन फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया। अगर आप क्वेश्चन को इन एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह पता पड़ेगा कि मैंने sin x को डिफरेंशिएट किया, मैंने sin x प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया। अगर आप नीचे देखोगे तो मैंने x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट किया। सोचो, ये मैं आपको ग्राफ बना के भी दिखा देता हूं। जैसे ये ग्राफ है किसका, x स्क्वायर का। किसका ग्राफ है, x स्क्वायर का। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, x स्क्वायर प्लस 1 का। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 2। बोलो हाँ या ना। अब हमें डिफरेंशिएशन क्या आंसर देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। तो आप ये फील करो कि एक्स स्क्वायर प्लस सी है, ये प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक आंसर नहीं अनेक आंसर देगा। ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ज्योमेट्रिकली ये फैमिली ऑफ कर्व्स हमें आंसर देता है। जैसे 2x किसका डेरिवेटिव है, इन सबका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का, और भी बहुत सारे फंक्शन जो कि मैंने लिखे नहीं है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 50 बोलो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बोलो, उन सारे फंक्शंस का क्या है, डेरिवेटिव 2x है। तो 2x का इंटीग्रेशन वो सारे फंक्शंस होंगे, और वो सारे फंक्शंस का नेचर क्या है, पैरेलल कर्व्स है। क्या है, पैरेलल कर्व। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में देखो ये पैरेलल कर्व्स है। अब अगर मैं इन पैरेलल कर्व को बोल रहा हूं फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, क्या बोल रहा हूं, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। अब इस फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स में आप कोई सा भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लो x इक्वल टू x1 और उस x1 पर स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। आपको सबकी स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम दिखेगी, सबकी स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम दिखेगी। देखो सबकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 2x, और वो पैरेलल है, हाँ या ना। तो भैया इस क्वाड्रेटिक को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, सबकी सेम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स देता है। ज्योमेट्रिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, किसी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स दे दिया। तो यहां पे कर्व कौन सा है, कर्व का नेचर क्या है, एक्स स्क्वायर, पैराबोला, और वो पैराबोला में भी कौन से, फैमिली, कौन सी फैमिली, पैरेलल वाली। और उस पैरेलल फैमिली में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप उठाकर डिफरेंशिएट करोगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे पैरेलल वाले, तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट सबकी क्या दिखेगी, सेम। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन gx dx ज्योमेट्रिकली, ऐसा बोलेंगे जियोमेट्रिकली, इंटीग्रेशन gx dx रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स। मतलब ये फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, हाँ या ना। तो ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन gx dx रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स एट विच, या एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज सेम एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होगा विद्यार्थियों, सेम होगा।
तो ये था कंसेप्ट नंबर 2 जिसको अपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा। और ध्यान रखना, नॉट अप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन। क्या लिखा है सर ने? नॉट अप्लाइंग आफ्टर इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन, देन यू आर डूइंग अ मैथमेटिकल क्राइम। अगर आपने प्लस सी नहीं लगाया इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकल क्राइम कर रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आप प्लस सी नहीं लगाएंगे तो आप मैथमेटिकल क्राइम करेंगे। और एक बार तो मैंने बच्चे को सीधा, मतलब बहुत टाइम पहले अगर पेपर्स चेक करते थे, अब बच्चा क्या करता था? इंटीग्रेशन करता था और आलस्य की वजह से सी लगाना भूल गया। तो भैया 12 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन दिया था उसको, इंटीग्रेशन सब्जेक्टिव पेपर था, उस बच्चे ने प्लस सी नहीं लगाया, एकदम होनहार स्टूडेंट, और प्लस सी उस बेचारे ने नहीं लगाया था। तो मैंने उस पूरे क्वेश्चन के 12 नंबर हटा के 0 नंबर कर दिए। वो रोता रोता आया क्योंकि इंटेलिजेंट था। वो सर 1 नंबर काट दो, 2 नंबर काट दो, 3 काट दो, 4 काट दो, पूरे काट दिए। मैंने कहा ये मैथमेटिकल ट्रू है। आपको अगर इस क्वेश्चन के 0 मार्क्स मिले हैं 12 की जगह और आपने प्लस सी नहीं लगाया तो ये मैथमेटिकल ट्रू है। तो कहने लगा सर मैथमेटिकली कैसे ट्रू? मैंने कहा देखो ये सी है, सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में कितनी वैल्यूज होंगी? उसने कहा कि सर इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये सी लगाने पर उसको कितने मार्क्स मिलने थे? 12 मार्क्स मिलने थे। सोचना, सी का मतलब क्या है? इनफाइनाइट वैल्यूज। इस इनफाइनाइट वैल्यूज के उसको कितने मार्क्स मिलने थे? 12 मार्क्स मिलने थे। हाँ या ना? उसने क्या लगाया? सी नहीं लगाया। उसने मतलब आंसर स्लिप लिख दिया और सी नहीं लगाया। इसका मतलब उसने सी नहीं लगाया तो उसने क्या लगाया होगा? 0। और 0 इस कांस्टेंट करोड़ों वैल्यू में से कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू। इसका मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यूज लगाने पे उसको 12 मार्क्स मिले, उसने सी नहीं लगाया, इसका मतलब उसने 0 लगाया होगा। इसका मतलब उसने इनफाइनाइट में से एक वैल्यू को यूज किया। तो भैया एक के मार्क्स कितने मिलेंगे? आइए निकालते हैं। एक वैल्यूज के मार्क्स हो जाएंगे 12 बटा इंफिनिटी। तो मैथमेटिकली आता है 0 मार्क्स। बोलो हाँ या ना? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर इंटीग्रेशन के बाद after doing integration if you are not applying constant of integration then you are doing mathematical crime. Is the point clear to everybody? तो भैया हमेशा इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी लगाए। बच्चे को देखा है मैंने कि dx लगाना भूल जाता है, मन मर्जी dx लगाना भूल गए, जल्दी जल्दी में प्लस सी लगाना भूल गए। भैया ये dx और ये c यही तो बता रहे हैं फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व्स, यही तो बता रहा है किसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करूंगा। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे तो 2 वेरिएबल चलेंगे t और x, तो तब आपको यही तो बताएगा कि इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है? x। क्लियर है कि नहीं है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कंसेप्ट आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें। चलिए दोस्तों अपन कंसेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। देखो कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपने को उसके अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अलजेब्रा के बारे में हल्की सी स्टडी करते हैं। आइए, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। पहला अलजेब्रा 1, ठीक है। अलजेब्रा 1 ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो और उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, बस ये होना चाहिए k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर कोई ना कोई पैरामीटर अननोन के कांस्टेंट इससे किसी फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो आप इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और k कांस्टेंट है, बेचारा x के ऊपर निर्भर नहीं है, तो आप चुपचाप इसको बाहर निकाल लो और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो। फालतू अलजेब्रा। दूसरा है अलजेब्रा 2। अगर दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर आ जाते हैं, क्या बोला सर ने? दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं जिनका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो बस आप इंडिविजुअल फंक्शंस का इंटीग्रेशन कर दीजिए और बीच में वो साइन लगा दीजिए जो ऑलरेडी है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां पर जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर प्रोडक्ट रूल होता था, यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर तो है जिसका नाम है बाय पार्ट, लेकिन अभी नहीं लिखवाएंगे, अभी नहीं, वो आगे आने वाले टॉपिक्स में आएगा, वो आगे आने लेक्चर्स में आएगा, अभी नहीं। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन का नहीं होगा क्या? हाँ, डिवीजन नहीं होगा लेकिन प्रोडक्ट तो होगा जिसका नाम है बाय पार्ट्स, तो अपन वहां सीखेंगे। तो अभी के लिए केवल 2 ही पॉइंट है, A1 और A2, मतलब अलजेब्रा 1 और अलजेब्रा 2। आइए इस चैप्टर में सर हम कैसे स्टडी करेंगे, हम किस किस तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे और क्या क्या पैटर्न को फॉलो करेंगे और क्या क्या मेथड लगाएंगे, तो उसके लिए कंसेप्ट नंबर 4 है। कंसेप्ट नंबर 4 है मोई, MOI, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम मोई की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। आइए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें सबसे पहला पैटर्न है कुटुर पुटुर।
कुटर पुटर आपका फेवरेट मेथड जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, इधर का उधर उधर का इधर, कुटर पुटर। कुटर पुटर कुछ नहीं कि आपको यहां पर इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ लविंग फॉर्म्स पढ़ाए जाएंगे, कुछ क्या 32 लविंग फॉर्म्स पढ़ाए जाएंगे और 32 लविंग इंटीग्रल्स बताए जाएंगे। लविंग फॉर्म्स का यहां पर मतलब यह है कि ऐसे फंक्शंस या ऐसे फंक्शंस का प्रोसीजर जिनको आपको डायरेक्ट याद करना है, उनका प्रोसेस, उनका प्रोसीजर, उनका मेथड एकदम सेट है। तो फॉर्म का मतलब यह है कि उनका सेट पैटर्न, पूरी एल्गोरिथम आपको याद होनी चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। वो टोटल 32 है, तो उनका नाम अपन ने रखा है 32 लविंग फॉर्म्स, 32 लविंग फॉर्म। क्लियर है? और कुछ लविंग इंटीग्रल, जैसे लविंग डिफरेंशियल्स अपन ने पढ़े थे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, ठीक उसी तरीके से 32 लविंग इंटीग्रल्स हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे, वो अपने आप याद भी हो जाएंगे, आपको उसकी ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल मिला के ये 64 चीज आपको पढ़नी है। अब कुटर पुटर का मतलब क्या है, इसको समझिए। आप क्वेश्चन को कुछ लालच देके, चाहे रेशनलाइज करें, चाहे फैक्टराइज करें, चाहे इधर का उधर करे, चाहे उधर का इधर करे, या +1 -1 करे, या एलसीएम लेना पड़ जाए, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल लालच देके आपको उस पूरे फंक्शन को या तो लविंग फॉर्म या तो लविंग इंटीग्रल पे लाना पड़ेगा, उस जगह लाना पड़ेगा जहां पर अपन उसको आराम से इंटीग्रेट कर पाए। तो कुटर पुटर का मतलब यह है, इधर का उधर उधर का इधर, मैनिपुलेशन को ही कुटर पुटर बोला है। जो मैथमेटिक्स की मैनिपुलेशन होती है, एलसीएम लें कि रेशनलाइज करें कि कब यहां पर +1 -1 करना है, या कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो ये सीखना ही मैनिपुलेशन है, और वो मैनिपुलेशन ही कुटर पुटर है। इधर का उधर उधर का इधर, सबसे प्यारे क्वेश्चंस ये होते हैं। और जो मेथड मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा पूरे चैप्टर में चलेगा। उसके बाद जो दूसरे बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, ये चैप्टर का हार्ट है। जब ये सब्स्टिट्यूशन पहला टॉपिक रखा जाएगा, उससे लेके अंत तक जितने भी लेक्चर्स आप पढ़ोगे, सब्स्टिट्यूशन आपको हर एक लेक्चर में दिखेगा। मतलब 98% चैप्टर ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज ओनली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। समझे क्या? हर चैप्टर, हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हो सब्स्टिट्यूशन, लेकिन लगना चाहिए। बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन कोई अच्छा बनाना है, तो अच्छा बनाने के लिए वो सब्स्टिट्यूट को इन्वॉल्व करेगा, तो ये सीखेंगे। क्योंकि जैसे आप बढ़ते जाओगे, कुटर पुटर सब्स्टिट्यूशन चलता जाएगा। फिर एक प्रकार के क्वेश्चन जो अपन पढ़ेंगे, जो कि होगा बाय पार्ट्स से सॉल्व। किससे सॉल्व? बाय पार्ट्स, जिसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कुछ नहीं, दो फंक्शन या दो से कुछ ज्यादा फंक्शन, 2 या 3 फंक्शन, 3 से ज्यादा नहीं पूछते, 2 या 3 फंक्शन का प्रोडक्ट अगर हो तो उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो यहां पर वो अलजेब्रा में नहीं लिखा था, वो यहां पे अपन पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको 2 से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में दिख जाए और उनका इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट। चौथा अपन पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन जितना भी मैं लिख रहा हूं वो सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये होगा, और सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि कैसे करेंगे, वो कौन बताएगा? कुटर पुटर। तो यहां पे मतलब सारे टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पूरे चैप्टर में आपको सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा दिखेगा, तो इसी को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये बाकी सारे अपने आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे समय के साथ। और 5वीं प्रोफाइल जो इनसे नहीं होगा, उसको अपने रखा है मिसलेनियस। मिसलेनियस क्लियर है कि नहीं है? मिसलेनियस क्वेश्चंस या फंक्शंस, ऐसा बोलो, इस तरीके से अपन। तो यहां पे बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि मेरे को कुटर पुटर चाहिए और कुटर पुटर कराना आपको सिखाना है। इसका मतलब मैनिपुलेशन। कुटर पुटर का सीधा मतलब क्या है? मैनिपुलेशन। क्वेश्चन में क्या मैनिपुलेट करें कि वो लविंग इंटीग्रल और लविंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब उससे पहले लविंग फॉर्म भी भैया आगे जाके लविंग इंटीग्रल से सॉल्व होगा, तो पहले अपने को लविंग स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 5, अब जहां पे चैप्टर चालू करते हैं अच्छे तरीके से, कंसेप्ट नंबर 5 अपन लविंग इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे, और ये लविंग इंटीग्रल में जितने भी सिखाऊंगा सारे आपको याद होने चाहिए। तो हेडिंग डाल दीजिए कंसेप्ट नंबर 5 लविंग इंटीग्रल, उनको याद रखेंगे और वो डिफरेंशिएशन से अपने आप याद हो जाएंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें। अपन कंसेप्ट नंबर 5 की बात करते हैं,
है लविंग इंटीग्रल्स की। देखो मैंने आपको बताया कि 32 लविंग इंटीग्रल्स है जो कि अपने को डायरेक्टली याद रखने हैं और 32 लविंग फॉर्म्स है। लविंग फॉर्म का मतलब ये है आपके उनके मेथड आपको पता होना चाहिए कि ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, बस ये चैप्टर अपने आप ही स्ट्रांग होता जाएगा। अगर अपने को कुटर क्वेश्चन चालू करने हैं तो पहले अपने को कुछ लविंग इंटीग्रल्स याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो वो किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है किसका डेरिवेटिव वो रहा होगा जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। आइए देखें, तो पहला लविंग इंटीग्रल जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि cos ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ये सोचना है कि बताओ किसका डेरिवेटिव cos x रहा होगा, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किसी न किसी का डेरिवेटिव होगा। और आंसर क्या आता है, जिसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका ये किसका डेरिवेटिव है, साइन का। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया sin x प्लस का c। तो मन से आवाज आनी चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx किसका डेरिवेटिव cos x रहा होगा, तो sin x का। यही तो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए लविंग इंटीग्रल 2 की बात करें। लविंग इंटीग्रल 2 में sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। अब बताओ cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। अब माइनस cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, sin। तो sin का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos ऑफ x प्लस का c। आइए तीसरी बात करें लविंग इंटीग्रल 3 की। अगर मैं कहूं कि tan x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहोगे sec स्क्वायर x। तो बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तो आपके मन से आवाज आएगी tan x प्लस का c। अब लविंग इंटीग्रल 4 की बात करें तो बताइए cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपके मन से आवाज आएगी माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको बोलना ही पड़ेगा माइनस का cot ऑफ x प्लस का c। अगर आप प्लस सी नहीं लगा रहे तो मैथमेटिक्स की दुनिया में आप मैथमेटिकल क्राइम कर रहे हैं। आइए लविंग इंटीग्रल 5 की बात करें। आज अगर मैं कहता हूं कि sec x का डेरिवेटिव क्या है, तो sec x का डिफरेंशिएशन था sec x into tan x। तो आज मैं कहूं कि sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x into tan x का इंटीग्रेशन। तो आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि sec x प्लस का c। आज अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x। तो cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सब में dx है का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cosec x प्लस का c। क्या यहां तक 6 बातें सबको क्लियर हो गई? आपको बस ये ध्यान रखना है किसका डेरिवेटिव रहा होगा वो फंक्शन जो कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर? डिफरेंशिएशन आएंगे तो इंटीग्रेशन अपने आप आ जाएंगे। आइए लविंग इंटीग्रल 7 की बात करें। लविंग इंटीग्रल 7 में अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप बताओ कि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन हाँ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपने याद कर लिया। देखो बिल्कुल हाँ है ना। क्या tan स्क्वायर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1? सोचो। तो इसका इंटीग्रेशन करना और अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के तहत क्या मैं दोनों को अलग अलग कर दूं? अब दोनों को अलग अलग करेंगे तो ध्यान से सुनिए। इससे पहले कि मैं लविंग इंटीग्रल 7 को टच करूं, मैं आपको पहले लविंग इंटीग्रल 8 समझा देता हूं। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x की पावर n, जिसमें x क्या है, वेरिएबल है, और n क्या है, कांस्टेंट है। n क्या है, कांस्टेंट। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, x क्या है, वेरिएबल, और n क्या है, कांस्टेंट। तो भैया यहाँ पर इसका आंसर आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्रोवाइडेड n कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 1, है ना। n माइनस 1 नहीं हो सकता क्योंकि माइनस 1 हो गया तो इनफिनिटी बन जाएगा। अब बताओ लविंग इंटीग्रल 9, अगर मैं कहता हूं 1 dx, इसका मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0। तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो कुल मिलाकर इसको अपन इसमें नहीं लिखते। अगर आपके सामने एक स्टार वाला एग्जांपल लिख देते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, x प्लस का c। क्लियर है कि नहीं? अब बताएं यहां पे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, tan x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x। तो ये हो जाएगा tan x माइनस का x प्लस c। एकदम रटा होना चाहिए विद्यार्थियों कि tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x माइनस का x प्लस का c। बहुत काम का है। आइए लविंग इंटीग्रल 9 की अगर मैं बात करूं तो लविंग इंटीग्रल 9 में अगर पूछा जाए cot स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, तो बताओ cot स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं आता, लेकिन cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है। सर cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होने से क्या मतलब है, क्योंकि cot स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं आज cosec स्क्वायर x माइनस 1। बोलो हाँ या ना। और जैसे ही cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, मन प्रसन्न सा हो गया क्योंकि मैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के तहत दोनों को अलग कर सकता हूं। ये क्लियर है कि नहीं है?
1 का इंटीग्रेशन आपको x पता है, माइनस का cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot of x। ये ध्यान रखना है क्या रहा होगा वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव cos x स्क्वायर x है, तो माइनस का cot x, तो आंसर आएगा माइनस का cot x माइनस का x प्लस का c। बोला हाँ या ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x dx। बोले यहां तक क्लियर। आइए एक और बात करें इंटीग्रेशन ऑफ लविंग इंटीग्रल 10 की। लविंग इंटीग्रल 10 में जैसे यहां पर अपन ने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पढ़ा, अब आपका मन कर रहा होगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, किसका, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। आज अगर मैं कहता हूं a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, d by dx ऑफ a की पावर x, तो आपको पता है a की पावर x into ln a। तो आज अगर मैं ये वाला सिंबल डेरिवेटिव का इधर हटा लाऊंगा तो क्या ये इंटीग्रेशन बन जाएगा a की पावर x into ln a dx। बोलो हाँ या ना, इक्वल्स टू कितना, a की पावर x। बताओ ln a क्या कांस्टेंट है, तो ये ln a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx बन जाएगा और ये जाएगा a की पावर x। तो बोलो विद्यार्थियों a की पावर x dx का इंटीग्रेशन हो गया a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस का c। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस का c। क्या बात समझ में? अब सुनो यहां पर अगर मैं इसी में एक स्टार बात करूं कि अगर a की जगह मैं e की पावर x रख दूंगा, तो बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन हर a की जगह e रख दो तो e की पावर x अपॉन ln e होना चाहिए प्लस का c। ln e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस c। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x। बोलो आया कि नहीं आया। तो दो बातें ध्यान रखनी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बताओ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में यहां पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अपॉन ln कांस्टेंट, पर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पढ़ा है अपन ने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एग्जांपल के तहत, मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये लिखा हुआ है पाई की पावर x प्लस x की पावर पाई प्लस पाई की पावर पाई का इंटीग्रेशन बताओ, है ना, इस पूरे का इंटीग्रेशन बताओ। तो भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले बताओ तीनों को अलग अलग कर दें, तो क्या पाई की पावर x का इंटीग्रेशन अलग निकालेंगे, x की पावर पाई का इंटीग्रेशन अलग निकालेंगे और पाई की पावर पाई का इंटीग्रेशन भी अलग निकालेंगे। आइए, क्या ये कांस्टेंट है पाई और वेरिएबल कौन है x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो माथे पे चढ़ा हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो बताओ क्या आएगा, पाई की पावर x अपॉन ln पाई। क्या यहां तक बात समझ में? प्लस का अगर मैं कहता हूं x की पावर पाई का इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब है x की पावर पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा विद्यार्थियों, वेरिएबल की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और यहां पर पाई की पावर पाई, बताओ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो x वेरिएबल है तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो पाई की पावर पाई बाहर आ गया 1.dx। तो आपका फाइनल आंसर देखो यहां लिख देते हैं, ये इसका आंसर पाई की पावर x अपॉन ln पाई। भैया ये पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर आया था x की पावर पाई प्लस 1 अपॉन पाई प्लस 1, तीसरे वाले का आंसर पाई की पावर पाई कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन कितना x प्लस का c। क्या ये बात सारे विद्यार्थियों को समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करिए। तो और भी लविंग इंटीग्रल है, अभी तक अपन ने 10 लविंग इंटीग्रल की बात करी, आइए कुछ इनवर्स के लविंग इंटीग्रल की बात करते हैं और ध्यान रखते हैं कैसे और मैनिपुलेट करेंगे। देखो लविंग इंटीग्रल 11 की अगर मैं बात करूं तो आप ये बताओ कि अगर मैं d by dx ऑफ sin इनवर्स x बोलूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। सोचो हमने इसका डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। तो यहीं पे अगर मैं पूछूं कि d by dx ऑफ cos इनवर्स x कितना होगा, तो आपका मन में आंसर आएगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर। अगर मैं बोलूं d by dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव अपन ने पढ़ रखा है। मैं बोलूं d by dx ऑफ cot इनवर्स x, तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैं पूछूं d by dx ऑफ sec इनवर्स x, तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे मॉड fx आएगा। और मैं पूछूं d by dx ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x, तो आपका आंसर आएगा -1 अपॉन मॉड ऑफ x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? तो आप देखें कि C से चालू होने वाले जितने भी ITF है उन सब पर क्या लगता है -1। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन। आज अगर मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x स्क्वायर dx, तो आपके मन में ये आना चाहिए किसका डेरिवेटिव करने पर ये आया होगा। तो देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के दोनों के डेरिवेटिव में कुछ कुछ पार्ट है, ये तो पूरा ही है और ये कुछ है।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का c, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये माइनस अगर मैं इधर ले लूंगा और dy dx वाला ऑपरेटर इधर आ जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं माइनस cos इनवर्स ऑफ x प्लस का c। बोलो यहां के पास सबको समझ में आई क्या? आइए लविंग इंटीग्रल 12 की बात करें तो लविंग इंटीग्रल 12 में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, ये है ऐसा। तो बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स का। तो ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा? तो मन से आवाज आएगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस का c, लेकिन cot इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क होता है, तो यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस का cot इनवर्स ऑफ x प्लस का c। क्लियर है कि नहीं? लविंग इंटीग्रल अगर मैं 13 की बात करूं तो भैया 1/mod of x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। सोचो किस किस के डेरिवेटिव में 1/mod of x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 आएगा? एक सेकंड इनवर्स और एक cos इनवर्स। अगर सेकंड इनवर्स की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो सीधा आंसर ऐसा लिख सकते हो, लेकिन अगर cos इनवर्स लिखोगे तो ये माइनस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का cos इनवर्स ऑफ x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए दो बातें और करें। जैसे लविंग इंटीग्रल 13 समझ में आया, आपको लविंग इंटीग्रल 14 भी आएगा। अब बताओ अगर मैं कहता हूं कि dy dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस e क्या होगा? सुनना ध्यान से, लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन हम केवल तभी कर पाए थे, क्या बोला सर ने? लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन केवल हम तभी कर पाए थे जब बेस में e था। क्या था? बेस में e था, और इसका आंसर था 1/x। आज अगर मैं कहता हूं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ln mod ऑफ x। क्या आंसर आना चाहिए? ln mod ऑफ x प्लस का c। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया भी था कि यहां पर x में mod x लगा हो कि ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ln mod ऑफ x का डेरिवेटिव भी करोगे तो भी वो 1/x ही आएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln mod ऑफ x। इस बात को समझिए, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर dy dx ऑफ ln mod ऑफ x का आंसर 1/mod ऑफ x क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा चेन रूल के तहत mod ऑफ x का भी डेरिवेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप इसको ऐसा न समझ पाए तो पहले इसको ये देखें, क्या मैं इस फंक्शन को अंदर ही अंदर डिफाइन कर दूं? अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो x ग्रेटर देन 0 पर ये ln x की तरह बिहेव करेगा, और x लेस देन 0 पर ये ln ऑफ माइनस x की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं ln mod ऑफ x का डेरिवेटिव पूछूं तो भैया दो अलग-अलग ब्रांचेस में इसका डेरिवेटिव होगा, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, और x लेस देन 0 के लिए इसका डेरिवेटिव ln का डेरिवेटिव 1/x और माइनस x का डेरिवेटिव -1, इट विल बिकम 1/x। तो आप खुद सोचो ln mod ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x दोनों ही केसेस में आया, x 0 तो लूंगा नहीं क्योंकि लॉग डिफाइन होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो होता है वो ln x लिखना महापाप है। क्या लिखेंगे? ln mod ऑफ x और प्लस का c भी लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये था लविंग इंटीग्रल 13, तो ये हो गया आपका लविंग इंटीग्रल 14। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए लविंग इंटीग्रल 15 से और मुलाकात करें। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। ऑल्दो मैं इस चीज को इससे कर सकता हूं x की पावर n के इंटीग्रेशन से, लेकिन ये एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको लविंग इंटीग्रल बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है 2√x। आइए इसको निकालें। बताओ ऊपर जाके क्या बनेगा? x की पावर -1/2 dx, और हमें फॉर्मूला आता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का, तो हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1/(-1/2 प्लस 1। तो यहां से सब कुछ निकल के आएगा 2√x। क्लियर है कि नहीं? प्लस ही लगा। तो ये 15 लविंग इंटीग्रल है जो कि आपको पहले याद होने चाहिए, उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब पहला लविंग फॉर्म पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन चालू करेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें। अपन लविंग इंटीग्रल देखिए 15। अब मैं एक लविंग फॉर्म आपको समझाता हूं, उसके बेसिस पे फिर धीरे धीरे अपन क्वेश्चन चालू करेंगे। आइए लविंग फॉर्म 1, इस पूरे चैप्टर का पहला लविंग फॉर्म, टोटल 32 है। वी लव लीनियर। वी लव लीनियर। आपको लीनियर से मोहब्बत होनी चाहिए। सर क्या मतलब है लीनियर का? ये मैं आपको समझाता हूं, बस आप ये ध्यान रखिए आपको लीनियर से क्या होनी चाहिए? मोहब्बत। अच्छा बताओ, मैंने आपको अभी अभी कहा कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर आपने याद किया, sin x का इंटीग्रेशन होता है विद्यार्थियों माइनस का cos ऑफ x प्लस का c। हाँ या ना? क्योंकि माइनस cos का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x। अब यहां पर देखो बहस का मुद्दा मतलब आर्गुमेंट कौन है? x। कौन है? x। यहां पर sin के अंदर अगर लीनियर है
तो ही उसका आंसर माइनस का कॉस ऑफ एक्स है। अगर साइन के अंदर अगर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया, लीनियर के अलावा अगर आपने कर दिया, तो भैया इसका आंसर माइनस का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होगा। यही आपको चीज समझाई जा रही है। वी लव लीनियर के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे 1/x का इंटीग्रेशन आपने ln mod ऑफ x लिखा, याद किया, वो इसलिए किया क्योंकि ln mod ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x है। यहां पर इस x की जगह केवल लीनियर ही आ सकता है और x है भी लीनियर, तो जहां जहां जितने भी लविंग इंटीग्रल अपन ने पढ़े उन सब में x है और x एक लीनियर है, उसको आप रिप्लेस किसी एक लीनियर से ही कर सकते हो। ax प्लस b हो सकता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक ये सब नहीं हो सकता। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये लीनियर ही होना चाहिए। जैसे मैं कहूं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln mod ऑफ x। तो आज अगर मैं कहता हूं 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपने अपना दिमाग ये लगाया तो ये गलत है, महापाप है, जघन्य अपराध है, घनघोर अपराध है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर 1/x dx में ln mod ऑफ x आता तो यहाँ पे x लीनियर होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x² इनटू tan ऑफ x², तो यहां पर देखो जब मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x, तो आपने कहा था किसका डेरिवेटिव sec tan रहता है, तो मन से आवाज आई थी कि sec x प्लस c, हाँ है ना? तो यहाँ पे sec x² tan x² ये गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाया था आपको वो x था, x मतलब लीनियर था, और यहाँ पर आप क्या बना चुके? x²। तो ये अगर आप sec ऑफ x² लिख दोगे तो एकदम जघन्य अपराध है, ये गलत है, ये महापाप है। क्या ये बात समझ में? इसलिए लिखवाया वी लव लीनियर। सर और ढंग से अगर समझे तो, और ढंग से अगर आप समझना चाहते हो तो बताओ sec ऑफ x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये नहीं होगा। अगर sec ऑफ x² का डेरिवेटिव देखोगे तो ये हो जाएगा sec का डेरिवेटिव sec ऑफ x² इनटू tan ऑफ x² इनटू 2x होगा। तो ये तो है ही सही, लेकिन 2x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है जो आप सोच के लिख रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? तो जितने भी स्टैंडर्ड अपन लोगों ने पढ़े हैं वो सारे के सारे वी लव लीनियर के माध्यम से ही होंगे। जैसे इंटीग्रेशन है ना, हमने पढ़ा x की पावर n, तो यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर आप यहाँ पे x² की पावर n कर दोगे तो ये अगर आप लिख दिया x² की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये पूरा गलत है, समझे? क्योंकि यहाँ पे x² नहीं x था, तो ये चीज गलत हो जाएगी। इस द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? जैसे मैंने कहा sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x होता है। बोलो हाँ या ना? ये क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपने यहाँ पे sec² जैसे x की जगह ln x रख दिया और आपने यहाँ पे लिख दिया tan ऑफ ln x प्लस का c, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि sec² के अंदर क्या होना चाहिए? केवल लीनियर। लीनियर का मतलब क्या था? x, हाँ कि ना? तो यहाँ पर केवल x होना चाहिए, अगर और कुछ भी है तो ये गलत है। आप चाहो तो इसका tan ऑफ ln x का डेरिवेटिव करके देख सकते हो, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही बनेगा, इसका कुछ पार्ट ये जरूर दिख जाएगा लेकिन ये फंक्शन है नहीं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? sec² ऑफ ln x और ln x का 1/x। क्लियर है कि नहीं है? तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा नहीं है, ये इतना पार्ट देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये यही होगा। क्लियर है? जैसे मैंने कहा e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस का c, तो अगर आपने ये कर दिया कि e की पावर x² का इंटीग्रेशन आपने e की पावर x² लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जो आर्गुमेंट मैंने इंटीग्रल में पढ़ाए थे आपको, लविंग इंटीग्रल में पढ़ाए थे, उन सब में x है और वो x एक लीनियर है। उस x को ना आप sin x से रिप्लेस कर सकते हो, ना आप cos x से रिप्लेस कर सकते हो, ना आप tan x से रिप्लेस कर सकते हो, ना आप कोई अलजेब्रा बना, मतलब कोई आप पावर क्यूबिक, पावर बाइक्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते। मतलब कुल मिलाकर आप वहां पे लीनियर तो ले सकते हो लेकिन लीनियर के अलावा कुछ नहीं ले सकते हो। मतलब एक पॉलिनोमियल कोई सा भी नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ लीनियर ले सकते हो, हाँ है ना? अब लीनियर में देखो मैं क्या बताता हूं आपको कि जैसे मैंने बोला sin ऑफ ax प्लस b, सर आपने कहा लीनियर पॉलिनोमियल ले सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल सही है, ये लीनियर ही है। आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि sin x का इंटीग्रेशन होता है कितना, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस का प्लस का c, बोला हाँ या ना? तो यहां पर सर आप ये कह रहे हो कि sin ऑफ x²
cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का c नहीं हो सकता? बिल्कुल हाँ सही है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं है। तो क्या सर ऐसा हो सकता है sin ऑफ x प्लस का 1 का इंटीग्रेशन? हाँ बिल्कुल सही बात है, sin x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ऑफ x प्लस 1 माइनस का प्लस का c। सर इसमें तो लिख दिया, इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लीनियर है। क्या है यहाँ पर? लीनियर, और ये लीनियर से ही रिप्लेस हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि sin x अगर sin ax प्लस b है तो ये ax प्लस b आर्गुमेंट क्या है? लीनियर है, इसलिए अपन लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? आज अगर मैं तुमसे कहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx अगर ये gx है तो मैं यही बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx ये gx स्क्वायर नहीं होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्योंकि वो x नहीं x स्क्वायर बन गया। लेकिन अगर मैं यहां पर f ऑफ ax प्लस b कर देता हूं तो यहां पर g ऑफ ax प्लस b आएगा। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ f ऑफ लीनियर का आंसर g ऑफ लीनियर आएगा, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट है वो भी डिवाइड होगा प्लस का c। अब आप अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मतलब फंक्शन के अंदर केवल आर्गुमेंट लीनियर होना चाहिए, ना क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ना क्यूबिक होना चाहिए, ना बाइक्वाड्रेटिक होना चाहिए, ना आपका x स्क्वायर होना चाहिए, ना आपका sin x होना चाहिए, ना ट्रिग्नोमेट्री, ना लॉग, ना एक्सपोनेंशियल, कुछ नहीं, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, केवल लीनियर में ये वाली फॉर्म हो सकती है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि sin ऑफ ax प्लस b आ जाए, हाँ या ना? पहले बताओ क्या साइन का ये पूरा का पूरा वैलिड होगा? बिल्कुल होगा वैलिड, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, ना क्यूबिक है, ना आपका बाइक्वाड्रेटिक है, ना आपका लॉग है, ना एक्सपोनेंशियल है, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस का कॉस। अब साइन लफड़े, और ये लफड़ा क्या है? लीनियर। तो साइन लीनियर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लीनियर, और लीनियर में जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड कर दो। अब अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली यही आएगा। क्लियर है? जैसे हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx क्या होगा? ऑब्वियसली बात है e की पावर x प्लस का c होगा। तो सर ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर क्या होगा? क्या ये इसका आंसर e की पावर x स्क्वायर आएगा? नहीं, गलत है। क्या सर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x dx का आंसर e की पावर sin x आएगा? नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि e के ऊपर लीनियर है, लीनियर मतलब x है, और x की पावर 1 वाली फॉर्म ही होनी चाहिए, और x की पावर 1 वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल होती है, वो ज्यादा e की पावर ax प्लस b होती है। ये वैलिड होगा, तो e की पावर ax प्लस b dx का आंसर e की पावर ax प्लस b होगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाय a। क्लियर है कि नहीं है? तो जब कभी भी e के ऊपर जितने भी आपने इंटीग्रल्स पढ़े हैं, जितने भी आपने लविंग इंटीग्रल्स पढ़े हैं, उन सारे लविंग इंटीग्रल में x अगर ax प्लस b से रिप्लेस हो जाएगा तो वैलिड है, लेकिन x अगर x स्क्वायर sin x ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल वगैरह से रिप्लेस हो रहा है तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। उनका डायरेक्ट रिजल्ट आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो गलत जाएगा, क्योंकि उनका डेरिवेटिव ये ऐसे फंक्शंस नहीं आएंगे। अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देखिए, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली होगा। तो आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पर वी लव लीनियर के माध्यम से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जितने भी लविंग इंटीग्रल्स हैं या जिन भी चीजों का आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसमें आर्गुमेंट जो होना चाहिए, चाहे वो साइन के अंदर हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो, चाहे वो अलजेब्रा के अंदर हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल के अंदर हो, चाहे वो लॉगरिथम के अंदर हो, वो सब के सब आंसर लीनियर वाली फॉर्मेशन में होने चाहिए, तभी उसका इंटीग्रेशन संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे एक दो एग्जांपल अपन और लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये इसलिए ले रहा हूं बार बार क्योंकि आपको याद भी करवाना है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x प्लस का c, हाँ कि ना? अब आप खुद सोचो, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। आज अगर मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर और x को मैं रिप्लेस कर देता हूं x स्क्वायर से, तो ये लिखना एकदम गलत है कि ये 10x स्क्वायर प्लस c है, गलत। आज अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ये लिखा हुआ है यहां पर sin x, तो अगर मैं भावुकता से ये लिख देता हूं tan ऑफ sin x, तो एकदम गलत, महापाप ये नहीं होता। लेकिन अगर ये आर्गुमेंट है, इसका लविंग इंटीग्रल मेरे को पता है, तो ये आर्गुमेंट x जो है ये और कोई फंक्शन ना होगा, केवल और केवल लीनियर होना चाहिए। तो यहां पर sin इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर अगर मैं ax प्लस b लिखूंगा तो आप देखो ax प्लस b लीनियर है, तो केवल मैंने x को लीनियर से रिप्लेस किया है जनरल, तो इसका आंसर आएगा tan ऑफ
ax प्लस b और इसको डिवाइड बाय a, क्योंकि x के कोएफिशिएंट डिवाइड करोगे तो केवल यहां पर जो रिप्लेस कर पाओगे, केवल रिप्लेस कर पाओगे वो क्या होना चाहिए, लीनियर। क्या होना चाहिए, लीनियर, जो कि ax प्लस b है। अब आप कहो तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन a तो बाहर आ गया। बताओ tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर ax प्लस b, और फिर ax प्लस b के तहत a का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव a, तो ये चला गया। देखो sec स्क्वायर ax प्लस b है। तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आज अगर मैं कहता हूं कि 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप यहां पर ये नहीं बोलेंगे ln mod ऑफ x स्क्वायर, गलत है। आप क्या बोलेंगे, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल के ऊपर पावर कांस्टेंट, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c, हाँ या ना। तो ये होगा। अगर मैं यहां पर ये करता हूं कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ये होता है ln mod ऑफ x, और ये x जो है ये केवल लीनियर से रिप्लेस हो सकता है जनरल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ax प्लस का b। क्लियर है कि नहीं है? तो इट विल बी व्हाट, इट विल बिकम ln mod ऑफ ax प्लस का b डिवाइडेड बाय क्या, a प्लस का c। इसलिए मैंने लिखवाया वी लव लीनियर, और वी लव लीनियर के बाद आपको ये सारे एग्जांपल लिखने हैं और ये आपको डब्बे के अंदर रखना है। कि उससे भी पहले ये लिख देना, इफ fx dx का इंटीग्रेशन, इफ fx dx का इंटीग्रेशन अगर gx प्लस c है, देन इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx क्या होगा, 1 अपॉन a g ऑफ ax प्लस b। लेकिन यहां पर लीनियर ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर ये सारे एग्जांपल लिख देना। इसके बाद ये जरूर लिख के काटना ताकि आपको समझ में आए कि जो x आर्गुमेंट है लविंग इंटीग्रल के अंदर वो केवल एक लीनियर है, तो ही उसका आंसर लिख पाओगे फाइनल, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। क्योंकि अगर आपने लिख दिया तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है। तो आज मैंने आपको ये सिखाया कि जो लविंग इंटीग्रल है उसमें इंटीग्रेशन का जो आंसर कब कब दे सकते हो और कब कब नहीं दे सकते हो। और वी लव लीनियर के माध्यम से अगर यहां पर आप जैसे कि साइन ऑफ 5x प्लस के 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है साइन के अंदर लीनियर है, चलेगा। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का cos ऑफ 5x प्लस का 4, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है 5, वो डिवाइड करेंगे प्लस का c। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे तो यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो यही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना न भूले, एक इंपॉर्टेंट। और दूसरा, बच्चे यहां पे बहुत जल्दबाजी में ये गलत काम कर देते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x स्क्वायर, e की पावर sin x का इंटीग्रेशन e की पावर sin x, वो रिप्लेस करने लग जाता है x को sin x से और फिर फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। ये तब तक नहीं होगा जब तक यहां पर लीनियर नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आज आप लोग सारे के सारे लविंग इंटीग्रल याद करो ताकि हम नेक्स्ट क्लास से कुटुर कुटुर चालू करें। ये जितने भी इंटीग्रल मैंने आपको पढ़ाया, जो फॉर्म नंबर 1 मैंने आपको बताया, ये केवल और केवल कुटुर कुटुर में काम में आएंगे। अगर आपको ये सब याद होगा तो ही आप कुटुर कुटुर में मैनिपुलेशन कर पाओगे, क्योंकि फाइनल आंसर तो इन लविंग इंटीग्रल्स की तो देख के लिखना है अपने को। क्लियर है कि नहीं है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।